मैं हूं अर्पिता आर्या। हाथरस कांड में अब तक की सबसे बड़ी खबर, हाथरस कांड का नक्सल कनेक्शन सामने आया है। एक महिला जो पीड़ित के घर में नकली भाभी बनकर रह रही थी, अब एसआईटी और पुलिस को उसकी तलाश है। आरोप है कि किसी महिला ने पीड़ित के घर में रहकर घटना के बाद परिवार को भड़काने की साजिश रची। एसआईटी के मुताबिक पीड़ित के घर में भाभी बनकर रह रही ये महिला नक्सली है और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है। पीड़ित परिवार को भड़काने की आरोपी ये नक्सली महिला घटना के 2 दिन बाद यानी 16 सितंबर को ही पीड़ित के घर पहुंच गई थी और वहां ये 22 सितंबर तक रही। एसआईटी को इस नक्सली महिला के बारे में तब पता चला जब उसने पीड़ित की असली भाभी की कॉल डिटेल खंगाली। कॉल डिटेल से सामने आया कि पीड़ित की असली भाभी की इस महिला से लगातार बातें होती थी और अब एसआईटी मध्य प्रदेश की इस महिला नक्सली के करीब पहुंच चुकी है। यानी देखिए किस तरीके से एक के बाद एक नए खुलासे, जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है ये तमाम खुलासे हो रहे हैं और अब जो कनेक्शन सामने आया है वो एक बार फिर से चौंका रहा है। दरअसल एक महिला वहां रहती है, मध्य प्रदेश की जबलपुर की ये महिला बताई जा रही है। पीड़ित परिवार को भड़काने की आरोपी ये महिला जो है वो घटना के 2 दिन बाद यानी 16 सितंबर को ही पीड़ित के घर पहुंच गई और वहां ये 22 सितंबर तक रही। एसआईटी को इस नक्सली महिला के बारे में तब पता चला जब उसने पीड़ित की असली भाभी की कॉल डिटेल खंगाली। कॉल डिटेल से सामने आया कि पीड़ित की असली भाभी की इस महिला से लगातार बातें होती थी और ये महिला नक्सली के करीब पहुंच चुकी है। आपको बता दें फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी हाथरस से अमित सिंह, लखनऊ से अजीत सिंह, दिल्ली से अनुराग ढांडा, भोपाल से मनोज शर्मा, आशीष सिंह मुंबई से जुड़े हुए हैं बड़ी खबर पर। जल्दी से रुक पहले अजीत का। अजीत, क्या जानकारी मिल रही है, किस तरीके के कनेक्शन अब जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए बिल्कुल एसआईटी को नक्सल कनेक्शन का मामला सामने आ गया और एसआईटी को कई सारे अहम सबूत भी मिल गए। इसीलिए कल पीड़िता के परिवार से उन्होंने पूछताछ की थी कि आखिर वो महिला कौन थी और जो 6 दिन तक उनके परिवार में भाभी के तौर पर रही और लोगों से बातचीत करती रही। पुलिस वालों से भी वही बात करती रही, मीडिया वालों से भी वही बात करती रही, परिवार के लोगों के बयान बदलवाती रही। आखिर वो कौन थी? हालांकि पीड़ित परिवार ने इस मामले में बोलने से अभी मना कर दिया है, लेकिन एसआईटी के पास बहुत सारे ऐसे तथ्य और सबूत सामने आ चुके हैं जो उस महिला की तरफ इशारा कर रहे हैं। बहुत पढ़ी लिखी पीएचडी होल्डर महिला है, नक्सल एक्टिविस्ट बताई जा रही है, एमपी के जबलपुर की रहने वाली एसआईटी का पूरा फोकस अब इस महिला की तरफ और इसकी 3 महिला साथियों की तरफ भी है जो इस पूरे वाकये से जुड़े हैं, जो उसके साथ रहे हैं। पूरी कॉल डिटेल्स के साथ साथ जितना भी पुख्ता सबूत एसआईटी के पास, तस्वीरें, वीडियोज, ऑडियो, सारी एसआईटी के पास मौजूद और लगातार इसीलिए उन लोगों से भी पूछताछ की जा रही जो इस दौरान पीड़ित के घर गए, पीड़ित के परिवार से मिले, बातचीत की उस महिला से। तो सारे कनेक्शन को लेकर अब एसआईटी अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, यूपी पुलिस अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है। सरकार की तरफ से भी ये कह दिया गया फरा कि किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। अमित का जल्दी से रुक कर लेती हूँ। हाथरस से हमारे साथ अमित भी है। अमित देखिए, आप हाथरस में मौजूद है, ग्राउंड जीरो पर मौजूद है, एक एक कड़ियां देखिए वहीं से निकल कर सामने आ रही है। आपके पास कोई ताजा अपडेट है क्या? जी बिल्कुल, एसआईटी की टीम रिक्रिएशन करेगी और 14 सितंबर की जो घटना है अर्पिता उसको रिक्रिएट करने की करेगी आज एसआईटी की टीम, क्योंकि जिस तरीके से लगातार सवाल उठे और इन्वेस्टिगेशन में जिस तरीके से पूरी साजिश का मामला सामने आया है कि 16 तारीख से एक नक्सल महिला, नक्सल एक्टिविस्ट जो बताई जा रही है, मध्य प्रदेश जबलपुर की रहने वाली है, वो लगातार 22 सितंबर तक वो पीड़ित परिवार के साथ मौजूद थी और पीड़ित परिवार अर्पिता लगातार आप भी इस पूरे मामले को देख रही है, मैं लगातार इस पूरे मामले में पीड़ित परिवार से बातचीत कर रहा हूँ। हमने देखा होगा कि डे 1 जब पीड़ित परिवार ने इस पूरे मामले में हमसे बातचीत की थी तब उस समय उनका टोन क्या था, किस तरीके से वो एग्रेसिव थे कि नहीं बाइट देते वक्त, अपना बयान देते वक्त, लेकिन लगातार वो जिस तरीके से एग्रेसिव होते गए हैं, लगातार जिस तरीके से वो बोलते गए हैं इस पूरे मामले में, इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से वो जो नक्सल एक्टिविस्ट है उसने जिस तरीके से भड़काया है, उसके भड़काने पर जो है वो लगातार अपना बयान बदलते गए हैं और पहले 14 तारीख को एक बयान चंदपा थाने में दी जाती है, जिसके बाद 16 तारीख को जो नक्सल महिला है वो पीड़ित परिवार के घर पहुंच जाती है और 16 तारीख को एक दूसरा बयान दर्ज कराया जाता है, फिर 19 तारीख को बयान बदला जाता है और फिर आखिरकार 21 तारीख को जो पीड़ित परिवार की तरफ से जांच अधिकारी को कहा जाता है कि वो चाहते हैं कि पीड़िता का एक बार फिर से बयान दर्ज हो और उसके बाद 22 तारीख को जो है जांच अधिकारी जेएन मेडिकल कॉलेज में पहुंचते हैं अलीगढ़ में जो है और वहां पर पीड़िता का एक बार फिर से बयान दर्ज करते हैं जिसमें गैंगरेप की बात आती है और उसके बाद से लगातार जो है 14 तारीख का जो एफआईआर दर्ज हुआ था वो लगातार अपडेट करती रहती है। 16 को अपडेट करती है चंदपा पुलिस, फिर 19 को अपडेट करती है, फिर 22 को अपडेट
करती है। तो पुलिस लगातार अपनी कार्रवाई कर रही थी और लगातार आरोपियों को गिरफ्तार कर रही थी, लेकिन जो LIU ने अपनी रिपोर्ट दी थी, उस LIU की रिपोर्ट हमारे साथ मनोज भी हैं, भोपाल में मौजूद है। और मनोज, ये मध्य प्रदेश की महिला जिसको पकड़ने की अब कोशिश हो रही है, कोई तार जुड़े हैं क्या? अब जो जबलपुर के एसपी हैं सिद्धार्थ बहुगुणा, तो उनसे जब हमारी बातचीत हुई, उनका कहना है कि अभी तक उत्तर प्रदेश की पुलिस ने इस बारे में उनसे बातचीत नहीं की है, लेकिन वो इस बात से इनकार नहीं कर रहे हैं। हालांकि अगर यूपी की पुलिस आती है, SIT आती है, तो वो हो सकता है कि वो जबलपुर की पुलिस को सूचना देकर आए, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि वो बगैर सूचना के भी आकर अपनी कार्रवाई, क्योंकि हो सकता है वो गुप्त तरीके से आए और गुप्त तरीके से उस महिला की गिरफ्तारी करने के लिए या उसे पकड़ने के लिए जबलपुर आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि जो जबलपुर के आसपास खासतौर पर जैसे बालाघाट इलाका है, सिवनी है, डिंडोरी है, मंडला है, ये सारे वो जिले हैं कि छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद हालांकि मध्य प्रदेश की नक्सली गतिविधियां कम हुई है, लेकिन इन जिलों से कभी कभी नक्सली जो घटनाएं हैं उनकी बातचीत सामने, उनके मूवमेंट सामने आते रहते हैं। तो सवाल बड़ा यही है कि जबलपुर से एक महिला जाती है जिसका नक्सल कनेक्शन बताया जा रहा है, और वो नक्सल कनेक्शन वाली महिला उस परिवार में 16 तारीख से लेकर 22 सितंबर तक रुकती है। तो ये जांच अगर यूपी की SIT कर रही है, तो मध्य प्रदेश की पुलिस का भी फिलहाल ये कहना है कि उनसे न्यूज़ 18 ने दरअसल पीड़ित की असली भाभी से भी बात की, और उनकी आवाज इस ऑडियो की आवाज से एकदम अलग ही है। इस वक्त जो है यूपी पुलिस पीड़िता के गांव में पीड़िता के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सब के साथ मौजूद है, उनकी सुरक्षा में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये पीड़िता की भाभी हैं और ये महिला पुलिस हैं जो कि लगाई गई हैं इनकी भाभी की सुरक्षा के लिए। इनकी भाभी कहीं भी जाएंगी पीड़िता की तो उनके साथ ये जाएंगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो SIT की टीम जाँच कर रही थी वो आगे क्या क्या सवाल पूछी थी? जो कुछ हुआ है, घटना घटी है, उसी के बारे में पूछा उन्होंने, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब। आपको पता है जो 7 दिन था कि SIT टीम को 7 दिन में अपना जवाब दायर करना है, अब उसका समय सीमा बढ़ाकर 10 दिन कर दिया गया। ये मेरे को नहीं मालूम। ये जानकारी है आपको कि गांव का जो एक गुट है लगातार पंचायत कर रहा है, लगातार ये कह रहा है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके पक्ष में वो लोग कह रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग CBI जांच से, नार्को से क्यों भाग रहे हैं, सवाल कर रहे हैं। जो पंचायत में होगा वो चीज़ थोड़ी वो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। जो कोर्ट से ऑर्डर होगा वो सब हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जो कोर्ट से ऑर्डर होगा उसी पे तो नार्को टेस्ट के लिए भी आप लोग कोर्ट में जाएंगे? हाँ, अगर ऐसा कुछ वहाँ से ऑर्डर मिलता है तो हम लोग राजी हैं, और पंचायत वाली कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। ये आपको क्यों लगता है कि ये जो पंचायत हो रही है आप लोग के विरोध में? इससे पहले भी क्या पंचायत हुई थी? अब जब मतलब हमारे घर पे इतना सब कुछ हुआ तब तो कोई भी नहीं आया, किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। आप कहाँ से सवाल उठ रहे हैं? क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है हम लोगों के साथ में? आप लोगों की मांग क्या है? कुछ भी मांग नहीं है, हम लोगों को न्याय चाहिए बस। अमित, आपने बात की थी भाभी से, इनकी आवाज और जो ऑडियो सामने आया उन दोनों की आवाजों में बहुत बड़ा अंतर है, साफ दिख रहा है वो। जी बिल्कुल अर्पिता, दोनों में बहुत बड़ा अंतर है, दोनों के लैंग्वेज में अंतर है। जो हाथरस का जो लोकल लैंग्वेज है वो भाभी उससे बात कर रही है और उसके लैंग्वेज में बिल्कुल बहुत बड़ा अंतर है। और इसी वजह से जो SIT की टीम इस पूरे मामले में जांच कर रही थी, जो CDR निकाला गया जो और उसमें देखा गया कि एक नंबर से लगातार जो है पीड़ित की भाभी जो है संपर्क कर रही थी। उसके बाद ऑडियो डिटेल्स उसका निकाला गया और उसके बाद निकल कर ये सामने आया कि किस तरीके से वो जो जबलपुर की रहने वाली महिला है, मध्य प्रदेश के जबलपुर को, वो किस तरीके से भड़का रही है पीड़ित परिवार को। और 22 सितंबर के दिन जैसे ही पीड़िता की मौत होती है वो यहां से निकल गई। तो एक सवाल उठता है कि कैसे अननोन एक शख्स को कोई अपने घर में एंट्री दे देगा और 16 तारीख से लेकर 22 तारीख तक वो उसके घर में कैसे रह लेंगे? क्या दबाव था पीड़ित परिवार पर? क्या पीड़ित परिवार किसी भी तरीके से डरे हुए थे? क्या पीड़ित परिवार का ही नक्सल कनेक्शन है? तो ये इन तमाम बातों पर लगातार जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है। यही महत्वपूर्ण सवाल है कि आखिरकार क्या मजबूरी थी कि एक नकली भाभी को शय दी जाती है, घर में रखा जाता है? ये तमाम सवाल है जो कोच ने अभी उनके जवाब। अजीत,
देखिए बिल्कुल फरहाद, बिल्कुल ये सवाल खड़ा करता है कि आखिर क्या जरूरत थी एक नकली भाभी को घर में लाने की, प्रश्रय देने की। उसके पीछे मकसद क्या था, कितना बड़ा मकसद था, कितनी बड़ी साजिश थी। ये बात एसआईटी की जांच में सामने आ चुकी है, यूपी पुलिस की जांच में सामने आ चुकी है कि ये महिला परिवार के बयान को बदलवाती रही, परिवार के लोगों को भड़काती रही, पूरे मामले को अलग तरह से प्रस्तुत करती रही और उसके बाद फरार हो गई। तो ये कनेक्शन पुलिस को मिल गया है। पुलिस लगातार उसकी तलाश कर रही है, उसके साथियों की तलाश कर रही है, कॉल डिटेल्स खंगाले जा रहे हैं, पूछताछ की जा रही है। एसआईटी पुलिस लाइन में भी पूछताछ कर रही है, पीड़िता के घर भी जाकर पूछताछ कर चुकी है। तो निश्चित तौर पर इसकी गिरफ्तारी के बाद इस घटना के और कई बड़े नाम सामने आ सकते हैं और कई बड़ी साजिश भी सामने आ सकती है। हालांकि पुलिस लगातार उसकी गिरफ्तारी के लिए काम कर रही है, उसके जो लिंक्स हैं उसकी तलाश कर रही है। इस लिंक्स के मिलने के बाद ये बात तो साफ हो गई कि ये महिला 6 दिन तक वहां रही, पीड़ित परिवार को बरगलाती रही, बयान बदलवाती रही। लेकिन अब इसकी गिरफ्तारी, इसके साथियों की गिरफ्तारी बाकी है, जो बड़े साजिश को पर्दाफाश करने के लिए एसआईटी को पर्याप्त होगा। इसकी गिरफ्तारी के बाद कई और बड़े सच सामने आएंगे। समझिए कि कितनी बड़ी साजिश होगी, क्योंकि एक के बाद एक जो परत है वो खुलती जा रही है। 100 करोड़ फंडिंग की बात सामने आती है, उसके बाद अब नकली भाभी की बात सामने आती है। यानी किस तरीके की साजिश दरअसल रची गई वो परत दर परत देखिए खुल रही है। अनुराग, देखिए बिल्कुल बड़ी साजिश थी और मुझे लगता है कि अगर इसमें कुछ कंक्लूसिव एसआईटी निकाल पाती है, कुछ लोगों को पकड़ पाती है और नेक्सस को एक्सपोज कर पाती है, तो ये एक माइलस्टोन होगा कि पूरा का पूरा जो तरीका है नक्सलियों का वो किस तरीके से बदल रहा है और वो अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश कर रहे हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो जिस तरीके से बताया जा रहा है प्रोफाइल इस महिला का कि वो पीएचडी है और अच्छे परिवार से है, तो अगर इस तरीके के पढ़े लिखे लोग भी इनको एनरोल किया जा रहा है, नक्सली अपने साथ मिला करके इनको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये एक बिल्कुल नया मॉडस ऑपरेंडी होगा और ये पूरे देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उनके लिए एक मॉडल हो सकता है, जिसको कि साध करके वो बहुत सारे और केसेस को सॉल्व कर सकते हैं। क्योंकि ऐसे मामले देश भर में अलग अलग जगह पर आते रहते हैं, जहां पर कोई घटना होती है और उसको फिर आउट ऑफ द प्रोपोर्शन उसको ब्लो किया जाता है, उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा करके एक एनिमिटी क्रिएट की जाती है, या तो दो जातियों में या दो धर्मों में, इस तरीके से, और पूरा माहौल खराब करने की कोशिश होती है। तो ये एक नया मॉडस ऑपरेंडी हो सकता है। जो भी एसआईटी की जांच में निकल करके आएगा वो बेहद महत्वपूर्ण इस मायने में होगा कि बाकी सुरक्षा एजेंसियां भी उसका इस्तेमाल कर सकती हैं बहुत सारे और मामलों को। यानी आशीष, एक तरफ तो देखिए अब ये खंगाला जा रहा है कि आखिरकार ये नकली भाभी कौन थी, जल्द से जल्द उस तक पहुंचा जाए, क्योंकि उसके बाद बहुत सारे कनेक्शन खुलकर सामने आएंगे। वहीं दूसरी तरफ फंडिंग की भी बात है कि 100 करोड़ से ज्यादा की फंडिंग इसमें हुई है, बड़ी साजिश रची जा रही थी। फिलहाल क्या जानकारी, ये फंडिंग कहां से हो रही थी, कैसे हो रही थी, कितनी बड़ी साजिश थी, कोई जानकारी मिल रही है? आशीष जी, फंडिंग को लेकर सबसे अहम सवाल ये जो खड़ा हुआ है हाथरस में, उससे जुड़ी हुई कई अहम जानकारियां वो हैं जांच एजेंसियों को मिली हुई हैं। सबसे अहम बात यह है कि अब से ठीक 24 घंटे पहले एनआईए ने इसी तरह का दलित से जुड़ा हुआ मामला था, कहीं ना कहीं जो है दंगे भड़काने की कोशिश की गई थी भीमा कोरेगांव में, उससे जुड़ी हुई चार्जशीट जो है वो मुंबई कोर्ट में दाखिल की है, जिसमें साफ तौर पे गौतम नवलखा जो कि कहा जाए कि नक्सली से संबंधों और आईएसआई से कनेक्शन के बारे में भी जानकारी आई हुई थी। इसके अलावा जीएन साईं बाबा जो कि कहा जाए कि नक्सली जो नेता है उसे छुड़ाने के लिए फॉरेन से किस तरह से फंडिंग होती है, उसकी भी एनआईए ने जो है वो सबूत जो है वो कोर्ट में पेश किए हैं। यानी कि अगर देखा जाए तो जिस तरह से नक्सलियों का नेक्सस उभर कर सामने आया है हाथरस के मामले में, उस नेक्सस के तार केवल यूपी, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक नहीं बल्कि महाराष्ट्र तक भी जुड़े हुए हैं। आप रहिए हमारे साथ। हाथरस कांड में नक्सल कनेक्शन सामने आया। एक महिला जो पीड़ित के घर में नकली भाभी बनकर रह रही थी, जिसके बाद से पुलिस और एसआईटी इस नकली भाभी की तलाश में जुट गई है, जिसके तार नक्सलियों से बताए जा रहे हैं। हाथरस कांड में पर्दाफाश हुआ कि ये महिला नकली भाभी बनकर पीड़ित के घर पर ही रह रही थी और यह भी बताया गया कि घटना के 2 दिन बाद ही महिला पीड़ित के घर पहुंची थी। ये महिला 16 से 22 दिसंबर तक पीड़ित महिला के घर रही। इस महिला ने खुद को पीड़ित की भाभी बताया था, जिस पर हाथरस कांड में साजिश रचने का आरोप है। और यही नहीं, नक्सलियों से संबंध रखने वाली इस महिला ने पीड़ित परिवार के लोगों को भड़काने का भी काम किया था। पीड़ित परिवार को भड़काने वाली ये महिला मध्य प्रदेश के जबलपुर की रहने वाली है, जो घूंघट ओढ़कर पुलिस से बातचीत करती थी।
हाथरस कांड की जांच कर रही एसआईटी को कॉल डिटेल में अहम सुराग लगे हैं, जिसके बाद से महिला और उसके करीबियों की एसआईटी को तलाश है। यानी हाथरस कांड में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, एसआईटी की शुरुआती जांच में हाथरस कांड के बहाने राज्य का माहौल खराब करने की साजिश में भीम आर्मी का हाथ होने की भी जानकारी सामने आई और शुरुआती जांच में पता चला कि 100 करोड़ रुपए की फंडिंग में पीएफआई के साथ भीम आर्मी के तार भी जुड़े हुए थे। हाथरस कांड के बहाने राज्य में सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश के मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। हाथरस केस की जांच कर रही एसआईटी को जांच में अहम जानकारी मिली है। एसआईटी के मुताबिक हाथरस के बहाने दंगे भड़काने की साजिश में भीम आर्मी भी शामिल है। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम की जांच में यह भी पता चला है कि विदेशों से जो फंड आया था उसमें पीएफआई के साथ भीम आर्मी के तार भी जुड़े हैं। हाथरस केस में दंगे भड़काने की साजिश के बाद योगी सरकार ने एसआईटी जांच की मियाद 10 दिन बढ़ा दी है। एसआईटी की जांच में सुराग लगे हैं कि भीम आर्मी यानी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी भीम आर्मी ने भी हाथरस केस के बहाने अपनी सियासत चमकाने की कोशिश की और जाति हिंसा भड़काने की पूरी प्लानिंग की थी। एसआईटी की जांच में यह भी पता चला है कि विदेश से आई फंडिंग में भी भीम आर्मी शामिल रही है। चंद्रशेखर आजाद पीड़ित परिवार से भी मिल चुके हैं और हाथरस केस में सफदरजंग अस्पताल से लेकर हाथरस तक भीम आर्मी बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भी कर चुकी है। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। एसआईटी की जांच में पता लगा है कि हाथरस कांड के विरोध प्रदर्शन में भीम आर्मी के कार्यकर्ता मौजूद थे। खास बात यह कि प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ताओं ने अपनी पहचान छिपाई, मतलब वो आम आदमी बनकर विरोध प्रदर्शन कर और भड़का रहे थे। एजेंसी पहले ही कह चुकी है कि दंगा भड़काने के लिए विदेश से 100 करोड़ की फंडिंग की गई। अब जांच में पता चला है कि 100 करोड़ की फंडिंग में भी पीएफआई के साथ भीम आर्मी के तार जुड़े हुए हैं। इन सुरागों के आधार पर भीम आर्मी पर एसआईटी का शिकंजा कस सकता है। अब ईडी भी भीम आर्मी के चंद्रशेखर आजाद से पूछताछ कर सकती है। हाथरस कांड की आड़ में दंगा करवाने की विदेशों से जुड़ी साजिशों के तार का जैसे ही जांच एजेंसियों को पता चला, वो पूरी हरकत में आ गई और इस सिलसिले में सबसे बड़ी कार्रवाई लखनऊ में बुधवार की रात अंजाम दी गई, जब ईडी ने एक हवाला कारोबारी को धर दबोचा। लखनऊ से हवाला कारोबारी गिरफ्तार। कारोबारी की पहचान राजेश जायसवाल के तौर पर हुई। आरोपी के पास से 1 करोड़ 1 लाख रुपए नकद बरामद, 5,45,000 रुपए की विदेशी मुद्रा भी मिली। इससे पहले भी यूपी सरकार ने इस हाथरस कांड में किसी साजिश की बात कही थी और सरकार की एजेंसियों ने इस बात को महसूस भी कर लिया था कि इस साजिश को अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग की गई है और इसके पीछे इनकी मंशा थी कि सरकार की छवि को किसी भी तरीके से खराब की जाए, साथ ही साथ तबाही का एक ऐसा मंजर छोड़ा जाए जिससे चारों तरफ अफरा तफरी मच जाए। दरअसल ये गिरफ्तारी वाराणसी में 2 सोने के तस्करों के पकड़े जाने के बाद ही मुमकिन हो सकी और वहीं से साजिश के विदेशी तार का सिरा भी जांच एजेंसियों के हाथ लगा। डीआरआई ने वाराणसी से सोने के तस्कर किए गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 3 किलो सोना बरामद। सुल्तानपुर निवासी अमित सोनी, शाहिद हुसैन गिरफ्तार। म्यांमार से कोलकाता के रास्ते ले जा रहे थे तस्करी का सोना। इनकी गिरफ्तारी से ही साजिश का सिरा मिला था। जांच एजेंसियों को इस बात का पूरा शक है कि इस हाथरस कांड की आड़ में जो दंगे करवाने की साजिश रची गई थी, उसमें उन लोगों का भी हाथ हो सकता है जो दिल्ली में हुए दंगों में शामिल थे। और यह इत्तेफाक है या फिर साजिश का हिस्सा कि दिल्ली के दंगों में भी पीएफआई का ही कनेक्शन निकलकर सामने आया था। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस साजिश के बारे में खुलकर कहा। अभी 2017 में कहा था कि ये लोग जो प्रदेश के अंदर 15 वर्षों से शासन कर रहे थे, ये लोग प्रदेश को आखिर कहां ले जा रहे थे। कैराना में व्यापक पलायन, कांधला में व्यापक पलायन, मुजफ्फरनगर का दंगा, और ये दंगा इनकी रग रग में बसाव है। जाति के नाम पर लड़ा करके
शोषण करके, भ्रष्टाचार फैला करके दंगाइयों को कैसे लोग प्रश्रय देते हैं। मुजफ्फरनगर का दंगा मुझे लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग नहीं भूले होंगे। दरअसल 100 करोड़ की साजिश का एक हिस्सा तो अभी तक जांच एजेंसी को पता चल चुका है, लेकिन इस साजिश के विदेशी तारों ने अब जांच एजेंसियों के कान खड़े कर दिए हैं। पहले फंडिंग में पीएफआई का नाम था, लेकिन अब भीम आर्मी के तार भी इस साजिश में जुड़े दिख रहे हैं। यानी अनुराग, ये जो पूरी साजिश थी, किस तरीके की इसकी जड़ें थी, अब जब खंगाली जा रही है तो पता चल रहा है कि कौन कौन से कनेक्शन सामने आ रहे हैं। दरअसल अब देखिए किस तरीके से जांच आगे बढ़ रही है, जरा ये समझाइए। और इसके तार अभी जो जांच सामने आई और कहां-कहां जुड़ सकते हैं, क्या और गिरफ्तारियां हो सकती हैं, क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? अनुराग, देखिए बिल्कुल एसआईटी की जांच का जो दायरा है वो काफ़ी बड़ा है और अगर जिस तरीके से मैंने बताया कि दो पहलुओं पर एसआईटी जांच कर रही है। एक की घटना जो हुई उसकी सच्चाई क्या है, उसके लिए रिक्रिएट किया जाएगा सीन को, 40 लोगों से पूछताछ हो रही है। और दूसरा पहलू जो है वो नक्सली एंगल है कि इसको किस तरीके से नक्सलियों ने भड़काने की कोशिश की। उन्होंने अपनी एक महिला जो सदस्य है उसको प्लांट किया किस तरीके से परिवार के साथ। जाँच का विषय इसमें यह है कि आखिर वो परिवार के साथ इतने दिनों तक रुकी कैसे हुई थी। क्या परिवार का किसी कोई रिलेटिव है जो कनेक्शन में था उस महिला के, या फिर पैसे का कोई एंगल है, लालच दिया गया, या फिर डर दिखाया गया परिवार को। जांच का ये एंगल है। और साथ ही उसके बाद ये भी तार खुलेंगे जब एक बार ये महिला पकड़ में आएगी, इसके साथ के जो 3 लोग बताए जा रहे हैं वो पकड़ में आएंगे, नेक्सस खुलेगा, तो उसके बाद ये तार भी खुलेंगे कि क्या इसका कोई पॉलिटिकल लिंक भी था, कि क्या इन जो परिवार से बयान दिलवाए जा रहे थे उसका कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन भी था, कि इधर परिवार से बयान दिलवाया जाए और उधर कोई पॉलिटिकल पार्टी या आउटफिट जो है वो उसको बैक करे पीछे से और उसको एक आंदोलन का रूप देने की कोशिश करे। तो ये बहुत एक लंबी कड़ी है जिसकी जांच के लिए एसआईटी के पास मुझे लगता है कि जो एक्स्ट्रा टाइम दिया गया, अब 7 दिन के करीब और समय बचा है। 16 तारीख को, जैसा अजीत भी बता रहे थे कि 16 तारीख को रिपोर्ट सबमिट करनी है एसआईटी को। मुझे लगता है कि काफी कुछ एसआईटी सुलझा चुकी है इस मामले में। और एक बार जब आपके पास पेच रहे होंगे, इसीलिए देखिए एक्स्ट्रा वक्त जो हम बता रहे हैं, एसआईटी ने जो ज्यादा वक्त मांगा वो इसीलिए मांगा और इसीलिए उनको वो वक्त मिला भी, क्योंकि देखिए पेच कितने यहाँ पर फंसे हुए हैं। मनोज, जो ये महिला सामने आ रही है जो मध्य प्रदेश की जबलपुर की बताई जा रही है, आखिरकार देखिए कितनी जल्दी साजिश को भापी होगी, साजिश की तैयारी की होगी कि 16 ही तारीख को वो पहुंच जाती है हाथरस। ये अहम बात है और मध्य प्रदेश की जो पुलिस है वो इसी बात का इंतजार कर रही है कि जो उत्तर प्रदेश की एसआईटी है वो एक बार मध्य प्रदेश की पुलिस से संपर्क करे और उसके बाद जो इनके पास एक डेटा बैंक होता है, जो भी नक्सली मूवमेंट होते हैं, इस तरह की गतिविधियां होती है, या कौन इस तरह के सिंपैथाइजर, कई बार जो अर्बन नक्सलाइट होते हैं जो कि सिंपैथाइजर होते हैं, ऐसा कोई जानकारी एक बार यूपी पुलिस जब मध्य प्रदेश की पुलिस से संपर्क करेगी तो जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश की पुलिस भी इस जांच में उनको मदद करेगी। और जो एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा से हमारी बात हुई कि तो का सीधा कहना है कि वो अगर इस तरह की बात सामने आई है तो यूपी की एसआईटी जैसे ही उनसे बातचीत करेगी तो उसके हिसाब से मध्य प्रदेश की पुलिस मदद करेगी। अगर एसआईटी की कोई टीम जबलपुर आती है तो उसे पूरा सहयोग मध्य प्रदेश की पुलिस की तरफ से दिया जाएगा। और जैसा मैं आपको बता रहा था, खासतौर पर जबलपुर के आसपास के जो जंगल वाले इलाके हैं, जो बालाघाट जिला हुआ, डिंडोरी हुआ, मंडला हुआ, इन तमाम इलाकों में नक्सली गतिविधियां पहले होती रही हैं। तो हो सकता है कि वो महिला उन तमाम नक्सली मूवमेंट से, उन तमाम नक्सली गतिविधियों से जुड़ी हो। तो ये तमाम जांच के पहलू हैं, मगर अभी फिलहाल ठीक है मनोज, रोक रही हूं मैं। अजीत, सबसे महत्वपूर्ण चीज तो इसमें अब बयान होगा जो परिवार की तरफ से आएगा कि आखिरकार क्या परिवार पर कोई दबाव था इसलिए उस महिला को घर पर रखा गया, या उस महिला का कोई संबंध था। ये सब कुछ अब तो परिवार ही खुलासा करेगा। देखिए बिल्कुल फराब, जो एसआईटी है वो परिवार से पूछताछ कर चुकी है। कल गई थी एसआईटी परिवार के पास और उनका साफ तौर पर अभी ये कहना है कि उस मामले में वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। जिस तरह अमित बता रहे थे कि पीड़ित का परिवार, उसकी भाभी उस महिला के बारे में कोई कुछ नहीं बता रहा, लेकिन एसआईटी को पूछताछ में कई अहम सुराग मिले हैं जब उन्होंने पीड़ित के परिवार से पूछताछ की है। इसके साथ ही एसआईटी के पास और कई सारे लिंक उस महिला के मिले कि आखिर वो कैसे घर में आई, किसके माध्यम से आई। जो 3 लोगों की बात हम कर रहे हैं कि 3 और लोग इसमें शामिल हैं, वो कौन से लोग हैं, उनकी पहचान भी एसआईटी को मिल गई है। तो
इन तीन लोग अन्य और उस महिला यानी 4 लोगों की तलाश एसआईटी को है और लगातार एसआईटी इसी दिशा में काम कर रही है, क्योंकि 14 तारीख से लेकर जो 22 तारीख के जो घटनाक्रम है, विशेष तौर पर 16 तारीख वो है, मैं बताना चाहता हूं फराज, जब दूसरी बार थाने पर, चंदपा थाने पर पीड़ित परिवार के लोग पहुंचे थे और उन्होंने 3 और लोगों का नाम दर्ज कराया था। उसके बाद 19 तारीख को इस मामले में छेड़खानी का मामला दर्ज कराएगा और फिर 22 को ये मामला रेप तक पहुंचा। यानी एक एक कर जैसे जैसे घटनाक्रम बढ़ता गया और ये वही तारीख है जिस दिन ये महिला आई, यानी 16 से 22, ये जो दिन है 16 से 22 का जो पीरियड है, इसकी जांच कर रही है एसआईटी और इसमें कई सारे ऐसे तथ्य आए हैं जो काफी चौंकाने वाले। एसआईटी ने अभी खुलकर कुछ नहीं बताया क्योंकि उसे रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को सौंपी है। लेकिन जो ये देखिए, न्यूज़ 18 ने दरअसल पीड़ित की जो असली भाभी है उनसे भी बात की और उनकी आवाज इस ऑडियो की आवाज से एकदम अलग ही है। इस वक्त जो है यूपी पुलिस पीड़िता के गांव में पीड़िता के जितने भी परिवार के सदस्य हैं उन सब के साथ मौजूद है, उनकी सुरक्षा में मौजूद है। आप देख सकते हैं ये पीड़िता की भाभी हैं और ये महिला पुलिस हैं जो कि लगाई गई हैं इनकी भाभी की सुरक्षा के लिए। इनकी भाभी कहीं भी जाएंगी पीड़िता की तो उनके साथ ये जाएंगी। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जो एसआईटी की टीम जाँच कर रही थी वो आगे क्या क्या सवाल पूछी थी? जो कुछ हुआ है, घटना घटी है, उसी के बारे में पूछा हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, ये सब। आपको पता है जो 7 दिन था कि एसआईटी टीम को 7 दिन में अपना जवाब दायर करना है, अब उसका समय सीमा बढ़ाकर 10 दिन कर दिया गया। ये मेरे को नहीं मालूम। ये जानकारी है आपको कि गांव का जो एक गुट है लगातार पंचायत कर रहा है, लगातार ये कह रहा है कि जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनके पक्ष में वो लोग कह रहे हैं और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि आप लोग सीबीआई जांच से, नार्को से क्यों भाग रहे, सवाल कर रहे हैं। जो पंचायत में होगा वो चीज़ थोड़ी वो हम लोग नहीं कर सकते हैं ना। जो कोर्ट से ऑर्डर होगा वो सब हम लोग करने के लिए तैयार हैं। अच्छा, जो कोर्ट से ऑर्डर होगा उसी पे तो नार्को टेस्ट के लिए भी आप लोग कोर्ट में जाएंगे? हाँ, अगर ऐसा कुछ वहाँ से ऑर्डर मिलता है तो हम लोग राजी हैं और पंचायत वाली कोई भी बात सुनने के लिए राजी नहीं है। ये आपको क्यों लगता है कि ये जो पंचायत हो रही है आप लोग के विरोध में? इससे पहले भी क्या पंचायत हुई थी? अब ये मतलब हमारे घर पे इतना सब कुछ हुआ तब तो कोई भी नहीं आया, किसी ने भी कोई सवाल नहीं उठाया। आप कहाँ से सवाल उठ रहे हैं? क्यों ये सब कुछ किया जा रहा है हम लोगों के साथ में? आप लोगों की मांग क्या है? कुछ भी मांग नहीं है, हम लोगों को न्याय चाहिए बस। और इस बीच हाथरस कांड में सबसे बड़ी खबर, एसआईटी ने हाथरस कांड की जांच तेज कर दी और इस सिलसिले में एसआईटी आज गांव के 40 लोगों से पूछताछ करेगी। एसआईटी 40 लोगों से सवाल जवाब कर मामले का सच खंगालेगी और ये सभी लोग पीड़िता के गांव के ही हैं जिनसे एसआईटी पूछताछ करेगी। अजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यानी अजीत देखिए, अब गांव के जो लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है एसआईटी की टीम, करेगी मतलब आज। देखिए बिल्कुल अर्पिता, इस पूरे मामले में एसआईटी ने जांच तेज कर दी है। ये वो 40 लोग हैं, मैं बताना चाहता हूं कि जो लोग 14 तारीख यानी घटना के पहले दिन से लेकर और घटना के अंतिम दिन तक, यानी जिस दिन पीड़िता की मौत हुई उस दिन तक ये लोग मौजूद थे। अस्पताल से लेकर जब उसका शव का अंतिम संस्कार हुआ उस वक्त जो लोग मौजूद थे उसमें पुलिसकर्मी भी शामिल है, गाँव के लोग भी शामिल है, अगल बगल के भी लोग शामिल है, उनसे एसआईटी पूछताछ कर रही है। ऐसे 40 लोग शामिल है। इसी पूछताछ के दौरान पीड़ित परिवार से भी पूछताछ की गई जिसमें उस महिला का नाम सामने आया है जो जबलपुर के रहने वाली है। नक्सल एंगल की तलाश कर रही है एसआईटी। तो निश्चित तौर पर आज उन 40 लोगों से पूछताछ की जाएगी, उनको नोटिस दिया गया है और लगातार ये पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ेगा क्योंकि 16 अक्टूबर तक का वक्त है एसआईटी के पास और अभी बहुत काम बाकी। कई सारे ऐसे साजिशों का पर्दाफाश एसआईटी को हाथ लगा है और जो हमने स्टिंग ऑपरेशन चलाया था वो और एसआईटी की जो जांच है वो लगभग एक दिशा में आगे बढ़े। तो निश्चित तौर पर अब पूछताछ के बाद और कई मामले सामने आएंगे क्योंकि वो सभी प्रत्यक्षदर्शी हैं जो शुरुआत से लेकर और 22 सितंबर तक वहां मौजूद थे। उन सभी से एसआईटी आज पूछताछ शुरू करेगी। हाथरस से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। हाईकोर्ट की तरफ से नोटिस आने के बाद सोमवार को पूरा परिवार हाईकोर्ट में पेश होगा। हाईकोर्ट ने यूपी सरकार को पीड़ित परिवार को पूरी सुरक्षा के साथ कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए हैं। परिवार के मुताबिक उनके साथ जिले के डीएम कोर्ट में जाएंगे। पीड़ित परिवार की तरफ से परिवार के 5 सदस्य हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के सामने पेश होंगे। हाथरस मामला सामने आने के बाद हाईकोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया था और उसके बाद हलफनामा भी यूपी सरकार की तरफ से दायर किया गया था। 5 लोग कौन कौन होंगे आपकी तरफ से? मम्मी, पापा और दोनों उनके भाई जाएंगे
और मैं भी जा सकती हूँ। तो ये किसने कोर्ट ने आपको बुलाया है, किसके कहने पे अदालत जा रही हैं? कोर्ट की तरफ से। कोर्ट की तरफ से कैसे नोटिस आया है। नोटिस आया। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने महिला सुरक्षा पर सख्ती बरतनी शुरू कर दी और आज महिला सुरक्षा पर गृह विभाग की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। इस बैठक में यूपी के सभी 75 जिलों की महिला अधिकारियों को जिम्मेदारी दी जाएगी कि वो महिला सुरक्षा पर बड़ा अभियान चलाएं। मुख्य सचिव गृह के निर्देश पर यूपी के सभी जिलों में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। महिला सुरक्षा पर इस मास्टर प्लान को तैयार करने के लिए निर्देश खुद सीएम योगी ने दिए हैं और इस लिहाज से क्योंकि ऐसी कई घटनाएं सामने आने के बाद अब पूरी तरीके से अनुराग सीएम योगी एक्शन में। देखिए, मुझे लगता है कि ये हाथरस की घटना के बाद ये एक्शन में इसलिए भी नज़र आ रहे हैं, पूरी योजना सरकार में बनी है कि इस तरह की घटनाओं को होने से पहले रोकने का क्या इंतज़ाम किया जा सकता है। महिला सुरक्षा को लेकर के एक फुल फ्लेजेड एक योजना बनाने की प्लान है कि उत्तर प्रदेश में एक हर थाने के लेवल पर या हर डिस्ट्रिक्ट में एक इस तरह की योजना बनाई जाए और इसलिए महिला जितनी भी पुलिसकर्मी है, महिला जितनी भी पुलिस अधिकारी हैं, उनको इसमें एंगेज किया जा रहा है इस पूरी योजना में। और ऊपर से लेकर नीचे तक डायरेक्शन ये है कि महिलाओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने का एक ऐसा फुल प्रूफ प्लान बनाइए कि इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके या बाकी जो अमूमन छेड़छाड़ की घटनाएं या महिला अपराध की घटनाएं जो आती रहती है महिलाओं के खिलाफ अपराध की, उन घटनाओं को रोका जा सके ताकि ये गुंजाइश ही खत्म की जा सके कि भेदभाव पैदा किया जा सके, कहीं पर कोई कड़वाहट पैदा की जा सके। ये थॉट जो जिस तरीके से हाथरस के मामले में जो नेक्सस निकल करके सामने आया है, उसके बाद ये पूरी सरकार में, यूपी सरकार में एक थॉट है कि इस तरह के तमाम जो अपराध है महिलाओं के, उसके लिए एक अलग से संगठित तौर पर एक योजना बना करके उसको होने के स्तर पर ही रोका जाए। इस तरीके हमारे साथ देखिए इस वक्त मनोज भी जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश में वो मौजूद है। मध्य प्रदेश वो जगह जबलपुर जहां पर ये महिला जो नकली भाभी सामने आई है वो बताया जा रहा है कि वहीं रहती थी। मनोज का रुख। मनोज, यूपी पुलिस क्या मध्य प्रदेश पुलिस से पूरी घटना पर चाहेगी कि वो भी उनकी जो जांच हो रही है उस पर सहयोग करें और मदद करें कि जल्द से जल्द ये जो महिला इसकी गिरफ्तारी हो पाए? तो वाकई क्योंकि जो एमपी पुलिस है और जबलपुर के एसपी है सिद्धार्थ बहुगुणा से न्यूज 18 इंडिया की जब बातचीत हुई तो वो यही बात कह रहे हैं कि एसआईटी की जांच में अगर इस तरह की बात सामने आ रही है कि कोई नक्सली कनेक्शन इसमें मिल रहा है हाथरस की घटना को लेकर और किस तरह से एक महिला जाकर जो कि जबलपुर की रहने वाली है और वो जाकर घर में रहती है 16 से 22 सितंबर तक रहती है और उसे एक पूरी जो साजिश है उसका एक हिस्सा अगर उसे बताया जा रहा है, इंतजार उनको है कि कोई कम्युनिकेशन हो, कोई संवाद हो, कोई ऑफिशियल सूचना। ठीक है मनोज, मैं जल्दी से आशीष का भी रुख कर लूं। आशीष, जो फंडिंग की बात सामने आ रही है जिसका आंकड़ा बताया जा रहा है 100 करोड़ से भी पार का ये आंकड़ा है और ये साजिश बड़ी रची गई, उसके कनेक्शन कहां तक अभी दिख रहे हैं? जांच एजेंसियां जो जांच कर रही है, क्या सबूत अब उनके हाथ लगे और किस तरीके की साजिश थी? जी, कहीं ना कहीं हाथरस के जो पूरी घटना है उसके जो फंडिंग है उसको लेकर इस वक्त एनआईए भी जांच कर रही है क्योंकि कुछ दिन पहले ही जब कहा जाए कि कुछ साल पहले जब भीमा कोरेगांव का मामला सामने आया था उसमें जो है एनआईए ने अभी कल जब कोर्ट में अपना हलफ चार्जशीट दायर किया तो उन्होंने बताया कि आईएसआई से किस तरह से नक्सलियों को फंडिंग और वेपन्स दिए जा रहे थे। लिहाजा उस मद्देनजर भी जब ये हाथरस में मामला उभर कर सामने आया है तो इसकी कड़ियों को खंगाला जाना शुरू किया गया है। अब कुछ हवाला कारोबारी गिरफ्तार हुए हैं। धीरे धीरे अगर इन्वेस्टिगेशन जब आगे बढ़ेगी तो इसके कहीं ना कहीं तार सीमा पार भी दिख रहे हैं। लिहाजा एसआईटी की जांच जो जारी है उसके अलावा भी मुख्य जांच एजेंसी ईडी और साथ ही साथ टेरर फंडिंग से रिलेटेड मामला है। तमाम सहयोगी देखिए हमारे बने हुए हैं और इस बड़ी खबर पर हमारी नजर भी जो है वो लगातार बनी हुई है और आपको भी बने रहना है न्यूज 18 इंडिया के साथ। न्यूज 18 इंडिया एनबीए का सदस्य है और निष्पक्ष और जिम्मेदार पत्रकारिता के लिए बनाए गए नेशनल ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी के नैतिक मानकों से संचालित